हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी SSSC पेट 2021 में रेखीय ग्राफ से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्त, व्हाइट बोर्ड पर रेखीय ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2021 में सुबह के पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्त, ऐसे ग्राफ को क्वेश्चन को हल करने से सबसे पहले आप ग्राफ को अच्छे से देखिए और इसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। देखिए दोस्त, इसमें लिखा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में क्या लिखा है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। दो विषय की बात कर रहा है, एक इतिहास और दूसरा जो भूगोल कर रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर दो विषयों का जिक्र किया है और रेखा जो एक बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि अनुपात की बात कर रहा है, इसका मतलब कि जो ये दिखा रहा है अंकों का अनुपात है जो भूगोल और इतिहास में पाया, और इसके नीचे जो दिखा रहा है एक्स अक्ष पर ये छात्रों को दिखा रहा है। ये छात्रों की संख्या नहीं है, ये छात्रों का नाम है। जैसे कि एक छात्र, दो छात्र, तीन छात्र, ये संख्या नहीं है। जैसे कि आप रखते हैं विनीत, अभिषेक, राहुल, मनोज, ये सब नाम रखते हैं, तो ये नाम के स्थान पर आपको उनका क्या जी क्रम से लिख दिया है। जो मानो का अभिषेक है, अभिषेक को 1 नंबर दे दिया, मनोज को 2 नंबर दे दिया, अनुज को 3 नंबर दे दिया, राहुल को 4 नंबर दे दिया, है क्या बात। तो ऐसे इन छात्रों का इसको नाम समझिए। कितने छात्र हैं? 7 छात्र हैं, और छात्रों का क्या जी 1, 2, 3 नंबर से सीरियल दिया, और यह जो दिया आपको इतिहास और भूगोल प्राप्त करने वाले छात्रों के अंकों का अनुपात दिया। लेकिन इसमें देखो ये अनुपात है, तो इसको पहले समझिए। अंकों का अनुपात है तो इसको समझिए कि पहले कर रहा है इतिहास और भूगोल। क्या कर रहा है? इतिहास। इसका अर्थ हो गया कि जो अंक होगा, अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऊपर जो होगा कौन सी विषय का होगा? इतिहास का, इतिहास होगा, और नीचे क्या होगा? भूगोल होगा। देख लो दोस्तों, जो दिया है अनुपात, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ऊपर क्या होगा जी? हमारा इतिहास होगा, और नीचे क्या होगा? भूगोल होगा। तो सबसे पहले इनको हम भिन्न के रूप में लिख लें, अनुपात को इससे लिखें भिन्न के रूप में। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो 155 को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 155 बटे में 100। देख लो, ऊपर क्या है आपको? इतिहास विषय है, नीचे क्या है? भूगोल है। होगी बात। उसी तरह से अगर आप 9.5 को लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 95 बटे में 100। देखिए, आपको मालूम होगा कि दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने का 0 लिखते हैं। उसी तरह से अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 14 बटे में 10। हो गया दोस्त। और 1.25 को लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 125 बटे में 100। और 35 को लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 35 बटे में 100। देखो, दशमलव 1 हो गया, 2 अंक है तो 2 0 लिख दिया, ऊपर 35 है। इसको हम लिखेंगे 65 बटे में 100, और इसको आप लिख सकते हैं 85 बटे में 100। हो गया। देखिए, सभी के हर के रूप में हमारा 100 है, हर 100 है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 14 बटा 10 है, तो इसको भी 100 बना लो, तो ये भी हमारा हो गया क्या जी 140 बटे में 100। इसका अर्थ यह हो गया कि नीचे वाला जो भी हमारा दिखा रहा है हर के रूप में, सभी क्या जी 100 है। होगी बात। अब देखो, जिसका अगर अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो इतिहास में अधिक अंक पाएगा, जिसका हर बड़ा होगा वो भूगोल में अधिक अंक पाएगा। कंफर्म हो गया आपको? अब आप समझ गए कि कौन सा अंक इतिहास का है, कौन सा अंक क्या जी भूगोल का है। तो आप इसको बता सकते हैं कि आसानी से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला दिया है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। क्या किए? इतिहास की कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा
इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए। इसका कि जो भी हमारा इतिहास होगा जिसका अंश 100 से अधिक होगा, क्या होगा, 100 से अधिक होगा, उसका सभी का हमारा क्या होगा, इतिहास में अधिक नंबर होगा। किससे जी, भूगोल से। तो देखो इसका कि ये जो हमारा पॉइंट है ये 100 नंबर वाले, इससे अगर हम लकीर से खींच देंगे और जितने इसके ऊपर वाले हैं सभी इतिहास में क्या है, अधिक अंक पाए। अगर यहाँ से अगर हम एक लकीर अगर खींच दें और इससे जितने ऊपर वाले हैं सभी क्या क्या है हमारे जी, इतिहास में अधिक अंक पाए हैं, तो इसका देखो अगर इसको हम खींच दें ऐसे, इसलिए कि पॉइंट जो हो गया हमारा 100 वाले हो गए। देखिए इससे ऊपर क्या है, 125 है, 140 है और 155 है ना बात। तो कह रहा है कितने छात्रों ने ज़्यादा अंक अर्जित किया, तो गिन लीजिए 1, 2 और 3। तो आपका आंसर क्या होगा जी, बी। देख लीजिए बहुत आसान है यार, इसमें कोई कैलकुलेशन है, बस आपको इसको समझना है कि कौन इतिहास विषय कौन भूगोल विषय है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक। देखो इतिहास में कम अंक पाने वाले किससे जी, भूगोल से। इसका कि जिसका अंश 100 से छोटा हो, अर्थात इस लकीर से जितने नीचे हैं सभी लोग क्या किए हैं जी, इतिहास में कम नंबर पाए। किससे, भूगोल से। तो गिन लो, पहला छात्र हो गया, दूसरा भी है, तीसरा भी है और उसके बाद छठवां है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला छात्र, दूसरा और तीसरा और इसके बाद क्या है, छठवां। तो देख लो पहला दूसरा तीसरा और क्या जी, छठवां। पहला दूसरा तीसरा और छठवां, पहला दूसरा और तीसरा और छठवां। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन से होगा जी, डी। देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको समझना है। कह रहा है ना कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा कम अंक पाए। इसका कि जो लाइन खींचे हैं उससे नीचे वाले जितने होंगे सभी लोग होंगे। तो देखिए यह है, ये भी है और कौन है जी, देखो ये और ये भी और क्या जी, ये चारों लोग क्या क्या है जी, इतिहास में कम अंक पाएंगे। देखिए अब कह रहा भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त है। देखो भाई छात्र 3 की 4 से तुलना कर रहा है, किस विषय का जी, भूगोल का। तो देखो यहाँ पर आप लिखे हैं जी, जब इसको भिन्न में लिखे हैं तो भूगोल का यहाँ भी 100 है और यहाँ भी भूगोल का जी 100 है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको 3 में अगर इतिहास विषय में नंबर दिया हो कितना पाया है, तब तो हम भूगोल का ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें भूगोल का ज्ञात करना क्या जी, कठिन है, हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए कि मुझे तो ये रेशियो दिया है और रेशियो से हम नहीं क्या कर सकते कि कौन सा क्या जी छात्र अधिक नंबर पाया है और कौन जी का कम पाया है 3 और 4 में। इसलिए इसका हमारा आंसर होगा क्या जी, कि डाटा क्या जी अपर्याप्त है। आंकड़ा जो दिया है ये हमारा क्या जी अपर्याप्त है, हम स्पष्ट नहीं कर सकते 3 और 4 में कि कितना प्रतिशत बढ़त है, इसको हम क्या जी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इतिहास बटा भूगोल। आपको मालूम ऊपर इतिहास से नीचे क्या है, भूगोल है। इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात, अधिकतम मैंने क्या होगा, जो सबसे ऊपर हो, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो देखिए यह अनुपात ही न दिया जी, तो जिसका सबसे ऊपर होगा उसका अनुपात सबसे अधिकतम है और जो सबसे नीचे होगा उसका अनुपात सबसे कम है। तो सबसे अधिक अनुपात यही तो हमारा है 1.55। क्या है सबसे अधिक, 1.55 है और सबसे कम क्या है 0.35। तो आपको बस क्या करना है, घटाना है कि इसमें से 1.55 में से घटा देंगे 0.35, घटाएंगे तो 5 5 जाओ 0 और 5 में से 3 जाओ 2 और दशमलव हो गया क्या जी 1। इसका अर्थ हो गया कि 1.25, अर्थात ऑप्शन क्या हो जी डी सही है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कहता है। कहता है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 4 को, देखिए इस छात्र की बात कर रहा है 4 का 1.25 हो।
कह रहा है कि भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक है। देखो भूगोल में अंक दिया है तो आपको मालूम है कि जिसका अंक देता है उसके अनुपात से उसमें भाग देते हैं, उसके अनुपात से उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भूगोल का आपका इसमें दिया है अंक, कितना दिया है, 60 दिया है, 60 दिया है। किसका जी, छात्र नंबर 4, 1 2 3 चौथा का कितना है, सीधे 1.25। तो भूगोल का 100 है तो इसके नीचे 100 लिखेंगे। देखिए इसके नीचे 100 लिख दिया, इसलिए कि भूगोल का अंक है। और पूछा इतिहास का, तो इतिहास का 125 है, यहाँ पर 125 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर बात देखो 25 5 125, अब 25 चौके 100 और 4 से भाग दो, कितना हो गया, 15 चौके 60, अब 15 5 75। अर्थात आपको इतिहास में उसको कितने अंक मिले थे जी, 75 अंक। देखो दोस्तों बहुत आसान है, बस इसको समझो। तुम्हें कह रहा है कि छात्र 4 ने 60 अंक मिले, किस में, भूगोल में, और भूगोल का अनुपात है क्या जी, 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दो। और पूछा हमें किसका है, इतिहास का, तो इतिहास ऊपर है ना, जो अंश है जी वही ना इतिहास है। तो इतिहास का कितना है जी, 125 है, 125 से गुणा कर दें, 25 चौके 100, 25 5 125, आप 15 गुणा कर दो तो 15 5 75। कितना उसको इतिहास में मिला अंक जी, 75 अंक। देखो दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपको पेज और पेन की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आसानी से हल कर सकते हैं। पेड की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा दोपहर के पाली में। देखिए इस पाई चार्ट में आपको दिया है कि कोई कंपनी है जो विभिन्न वर्षों में सीमेंट का उत्पादन करती है, और सीमेंट की जो उत्पादन है वो मिलियन टन में दर्शाए गए हैं, और इसका अध्ययन करके हमें दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखो दोस्त यहाँ पर जो है सीमेंट 2009 से 10 में है, फिर 10 से 11 है, फिर 11 से 12, 12 से 13, ऐसे आपको कहाँ जी 19 से 20 तक है। देखिए जब इसका जो रेखा ये ऊपर जा रही है, तो जिस वर्ष में अगर ऊपर जा रही है तो इसका अगले वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो सीमेंट के उत्पादन में कमी हो रही है। और इसी के आधार पर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा। देखो कह रहा है कि सीमेंट के उत्पादन में किस वर्ष में अधिकतम कमी हुई है, माने घटा हुआ है। तो देखो हम देखते हैं कमी का अर्थ होता है कि ऊपर से जब रेखा नीचे की तरफ आती है तो कमी होती है। तो हमारी जो ऊपर से नीचे यहाँ पाई है, देखिए 2012 से 13 में गई है तो 58 से 55 हो गया। फिर देख रहे हैं कि 98 से 60 हो गया, फिर 60 से 55 हो गया, और फिर 90 से 80 हो गया। इन्हीं वर्षों में तो हमारा सीमेंट का उत्पादन घटा हुआ है। तो कह रहा है कि सबसे कम, सबसे किस वर्ष अधिकतम स्तर पर घटा है, सबसे अधिकतम कमी किस वर्ष में हुआ है पिछली वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर देखो 58 से 55 हुआ है तो 3 मिलियन टन घटा है। फिर यहाँ से 98 से 60 हुआ है, तो यहाँ पर हमें 98 में से 60 घटाएंगे तो कितना घटा है जी, 38 मिलियन टन। पुनः यहाँ से 60 से 55 हुआ है तो 5 मिलियन टन घटा है, और 90 से 80 हुआ है तो 10 मिलियन टन घटा है। तो पूछ रहा है किस वर्ष में सबसे अधिकतम घटा हुआ है, तो सबसे अधिकतम जो कमी है 38 है। भाई 38 टन घट गया ना पिछले वर्ष की तुलना में, तो हमारा किस वर्ष में घट गया है, तो आप देखिए 2015 और 16 में। तो पूछा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है, किस वर्ष घटा है, तो हम बोले किसमें जी 2015-16, अर्थात ऑप्शन क्या है हमारी जी, बी है। सबसे अधिकतम घटा है किसमें जी, 2015-16 में। कितना हुआ, 98 से सीधे 60 टन हो गया है। तो इसलिए मैं कहा जी उसमें 38 वर्ष की 38 मिनट क्या जी
मिलियन टन की कमी हो गई है। अब देखते हैं अगले वर्ष में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। देखो वहां पर पूछा था अधिकतम कमी हुई है, अब पूछ रहा अधिकतम वृद्धि हुई है किस वर्ष। इसका मतलब हो गया कि रेखा को ऊपर जाना चाहिए। जब किस वर्ष में रेखा गई है, देखिए यहाँ से 42 से 44 2 बढ़ा है, 42 से 44 कितना 2 हुआ है, फिर 44 से 58 हो गया है, कितना हो गया 14 हो गया। देखिए फिर यहाँ पर आपको 55 से 90 हो गया, सीधे क्या हो जी 55 से आपको 90 हो गया, तो यहाँ पर आपको कितना बढ़ गया जी 35 मिलियन टन हो गई बात। यहाँ पर तो घटा इससे मालूम नहीं। फिर यहाँ से 55 से 80 है, 55 से 80 है, तो यहाँ कितना है जी 25 है, कितना है 25 है। तो सबसे अधिक कौन है 35 है कि 25 है, 35 है ना भाई, 35 25 से अधिक है। इसका अर्थ हो गया कि 2012 से 2013-14 के दौरान, जो 2012-13 में उत्पादन हुआ था, 2013-14 में उससे क्या जी अधिक हुआ है। कितने की वृद्धि हो गई है 35 मिलियन टन की। अर्थात सबसे अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ जी 2013-14 में। अर्थात ऑप्शन क्या होगा आपको जी ये सही होगा। बस आपको थोड़ा सा बस समझना है उसको कि अधिकतम माने जहाँ पर ज़्यादा रेखा अगर अचानक ऐसे ऊपर गई है उस वर्ष का सबसे अधिकतम उत्पादन हुआ है। देखिए कह रहा है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। देखिए दोस्तों प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, देखो औसत में होता है कि सभी का योगफल। तो प्रथम 3 वर्ष क्या है 9, 10, 10, 11, 11, 12, अर्थात इनका योगफल क्या निकालेंगे, इनका योगफल। योगफल में होगा आपको 42 प्लस 44 प्लस 58। अब बटे में इनकी संख्या कितने हैं 1, 2, 3, 3 से भाग दीजिए। देखिए 8, 2, 10, 4, 14 को 4 बच गया 1, 4, 4, 8, 5, 13, 1, 14। अब बटे में 3, 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 2 24, 3 8 24, कितना जी 48 का जी 48 मिलियन टन। किसमें जी विकल्प नंबर सी में। देखो बहुत आसान है, बस आपके औसत का सामान्य सूत्र औसत होती है योगफल बटे में संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। मैंने आपको बताना है कि सीमेंट सबसे अधिक किस वर्ष उत्पादित हुआ। तो देखो जो रेखा सबसे ऊपर दिखे, जो बिंदु सबसे ऊपर दिखाई दे उसी वर्ष सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक है। तो किस वर्ष में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन है, तो इसमें देखते हैं सबसे अधिकतम क्या है 98। 98 किस वर्ष में है तो 2000। देखिए लाइन क्या है हमारी जी 2014-15। अर्थात सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन जो पूछा हमारा, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी आपको बी। कौन सा ऑप्शन होगा बी में, जो वर्ष का जी 14 और 15 में सीमेंट का क्या होता है जी सबसे अधिकतम उत्पादन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। देखिए 2011-12 कह रहा है, 11-12 कितने जी 58 है। उसके पिछले वर्ष तुलना, तो 11-12 से पिछला वर्ष सत्र क्या है तो 2010 और 10-11 में कितना था 44 मिलियन टन। तो आपको बताएं कि जिस वर्ष से तुलना की जाती है उस वर्ष के उत्पादन को हर के रूप में लिखिए, क्या है 44 है। अब कह रहा है वृद्धि में अधिक कितना बढ़ गया, तो आपको मालूम है कि 44 से 58 हो गया, तो 58 में से 44 घटाइए, 8 में से 4 जाओ 4 हो गया, फिर 5 में से 4 जाए 1 हो गया, 14/44 हो गया। अब हमें इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको घटाइए 4 से,
11 बार में, इसको कटाइए 25 बार में, 25 का 4 में गुणा कीजिए तो 25 चौके 100, बचा क्या 10, 25 10 35, 350 बटे में 11, भाग दीजिए 11 तिया 33, बचा क्या 2 20, 11 कम 11, बच गया 9, 90 पॉइंट लगाइए 90 हो गया, 11 अठे 88, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई है जी हमारा 31.8, अर्थात ऑप्शन हमारा कौन से जी ए। तो देखो ग्राफ कोई भी कठिन नहीं होता है, बस समझने का पॉइंट होता है। और आप ग्राफ को अच्छे से समझ लिए तो मुझे विश्वास है कि अब आने वाले जो पेट का पेपर है उसमें आप सबसे अच्छे स्कोर करके आएंगे।